नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल मंजिल ऑनलाइन ग्रुप पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे IB ACIU के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ प्रश्न मैं बोर्ड पे लिख रखा हूँ। तो ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपको ये भी मैं सूचित करना चाहता हूँ कि जिन लोगों का भी IB ACIU का एग्ज़ाम 18 को लगा है और उनका अगर शिफ्ट नहीं, अगर वो लोग देख पा रहे हैं कि किस शिफ्ट में उनका एग्जाम है, क्योंकि एडमिट कार्ड भी शिफ्ट नहीं दिखाया गया है, तो वो लोग एडमिट कार्ड के ऊपर जो ऑप्शन होगा सिटी इंटीमेशन का, वहां पर जाकर के अपना शिफ्ट चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही कल रात को मैक्सिमम लोगों के पास मैसेज कर दिया गया था IB की तरफ से कि आपका शिफ्ट कौन सा शिफ्ट है। ठीक है, अगर नहीं आया है तो आज रात तक जरूर आ जाएगा, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। इसके साथ ही इस पर मैंने पूरा वीडियो भी बना दिया गया है, नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन में तो लिंक भी दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, वो क्या है? मिलिंद पन्हो क्या है? तो मिलिंद पन्हो फ्रेंड्स क्या है? मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ है। और इसके साथ अगर ये भी पूछ लिया जाए कि ये किस भाषा का ग्रंथ है, तो ये पाली भाषा में इसकी रचना की गई थी। किस भाषा में? पाली भाषा में इसकी रचना की गई थी। इसमें किसके और किसके बीच वार्तालाप का वर्णन किया गया है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, उस समय मिनांडर और नागसेन, मिनांडर और नागसेन जो था, इनके बीच में मिनांडर के कुछ क्या शंका थी मिनांडर को कुछ बौद्ध धर्म को लेकर के, जिसका समाधान की चर्चा इसमें बौद्ध ग्रंथ में की गई है। यानी कि नागसेन और मिनांडर के बीच वार्तालाप हुआ और नागसेन जो प्रथम बौद्ध भिक्षु था, इसने क्या किया? मिनांडर, जिसे मिलिंद कहते हैं, ये इंडो ग्रीक शासक था। इंडो ग्रीक शासक था। कौन? मिनांडर। ठीक है, मिनांडर जो था इंडो ग्रीक शासक था। इसकी शंका समाधानों का वर्णन किया गया है किसमें? मिलिंद पन्हो में। तो मिलिंद पन्हो फ्रेंड्स क्या है? बौद्ध ग्रंथ है, याद रखना। पाली भाषा में रचना की गई है और प्रथम बौद्ध भिक्षु कौन था? नागसेन था। और इसके साथ ही मिनांडर और नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न जो है फ्रेंड्स, वो द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स सबने नाम सुना होगा, द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? ये एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का भारत में दिल्ली पर शासन रहा 1296 से 1316 तक। 1316 ईस्वी तक इसका शासन रहता है दिल्ली की राजगद्दी पर। और इसने क्या किया? इसके अंदर एक ख्वाब था, या फिर कह सकते हैं सपना था, कि मैं पूरी दुनिया को जीत लूंगा और विश्व विजेता बन जाऊंगा। किसके समान? सिकंदर के समान। तो ये इसके अंदर एक सपना जागता रहता था, सपना चलता रहता था, और इसी के चलते इसने अपने आप को एक उपाधि दी। उस उपाधि थी सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी, जिसका मतलब होता है द्वितीय सिकंदर। द्वितीय सिकंदर, समझ पा रहे होंगे आप लोग, द्वितीय सिकंदर। ठीक है, तो द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 का आंसर होगा। इसके साथ ही यहाँ पर बात करें तो भारत में इसका जो राज्यकाल रहा है वो 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक रहा है। आगे बात करें भारत में इसका शासन कहाँ तक था? भारत में ये इसने मदुरई तक कब्जा कर लिया था। मदुरई तक। ठीक है, मदुरई तक इसने कब्जा कर लिया था, जिसको वर्तमान में मदुरै कहते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, अकाल तख्त किसके द्वारा बनाया गया था? तो अकाल तख्त फ्रेंड्स किसके द्वारा बनाया गया था? अकाल तख्त जो है ये 1609 ईस्वी में इसकी रचना हुई। सॉरी, रचना क्या नहीं, बनाया गया था, स्थापना हुई थी। अकाल तख्त की बात करें, अकाल तख्त, तो 1609 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना किसने की थी? स्थापना की थी सिखों के छठवें गुरु क्या नाम था? गुरु हरगोविंद
गोविंद, गुरु हरगोविंद ने इनकी स्थापना की थी। किसकी? अकाल तख्त की। और ये 5 जो तख्त थे फ्रेंड्स, इन्होंने ये मुख्य सिख धर्म में 5 तख्त थे, जिनमें से ये पहला तख्त था अकाल तख्त। समझ पा रहे हैं? तो ये जो तख्त था, इसके ऊपर जो जत्थेदार बैठता था, इसके ऊपर जो बैठने वाला था उसको जत्थेदार कहा जाता था, जत्थेदार। और ये जत्थेदार, इसको लोग सिख धर्म के सभी अनुयायी जितने भी थे वो लोग सिख धर्म का प्रमुख प्रवक्ता मानते थे। सिख धर्म का प्रमुख प्रवक्ता मानते थे। कौन? किसको? जो इस अकाल तख्त के ऊपर बैठता था, जत्थेदार, उसको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या फिर हम कह सकते हैं हड़प सिद्धांत या हड़प नीति। अब फ्रेंड्स, हड़प नीति की जब बात चलती है तो यहाँ पर 4 ऐसे, अभी हम आपको रजवाड़े बताऊंगा, जिनको 4 ऐसी रियासतें बताऊंगा, या 4 ऐसे वो राज्य बताऊंगा जिनको हड़प नीति के तहत हड़प लिया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, व्यपगत का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा लाया गया था? तो डलहौजी के द्वारा लाया गया था व्यपगत का सिद्धांत। किसके द्वारा लाया गया था? व्यपगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अब यहीं पर बात करें तो इसमें क्या होता था, ये आखिर क्या था व्यपगत का सिद्धांत? तो इसमें ये था, ऐसा प्रावधान किया गया था कि अगर कोई राज्य है, राजा है वहां का, और उसका कोई अपना पुत्र नहीं है, कोई वारिस नहीं है अपना, तो ऐसे में क्या होता था, राजा लोग गोद लेते थे। ठीक है, पुत्रों को गोद ले लेते थे तो वो उनका वारिस बन जाता था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत क्या कर दिया गया कि कोई भी राजा ऐसे किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकता है बिना अंग्रेजों की मशवरा किए। अंग्रेजों से बिना मशवरा, बिना उनसे बातचीत किए कोई भी राजा गोद नहीं ले सकता था। इसमें मेन क्या था कि गोद ले ही नहीं सकता था, क्योंकि फिर हड़प नीति ही बदल जाएगी अगर गोद लेने का प्रावधान होता है ना। तो ये थी हड़प नीति। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें जो सबसे पहले जो राज्य हड़पा गया, हड़प नीति के तहत सबसे पहले जो राज्य हड़पा गया उसका नाम क्या था? सतारा। और ये 1948 ईस्वी में इसको अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया गया था। दूसरा राज्य था जैतपुर। क्या था? जैतपुर। ये 1949, देखिए बिल्कुल सरल है, इजी है याद करना, 1949। और उसके बाद में झांसी 1953 में, और चौथा शायद है नागपुर। अगर कोई, वैसे नागपुर ही है शायद, ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं कमेंट बॉक्स में बोल दूंगा। नागपुर 1954 ईस्वी में इनको हड़प लिया गया था। मेन क्या है इसमें? पहला और दूसरा, इसके साथ ही झांसी। चौथा बहुत ही कम पूछा जाता है, झांसी, क्योंकि झांसी की रानी थी, शहीद हो गई थी अंग्रेजों से लड़ते लड़ते। जैतपुर दूसरा है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, और सतारा फर्स्ट है इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो व्यपगत का सिद्धांत उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला जो प्रश्न है, हरिजन समाचार पत्र के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो हरिजन समाचार पत्र के जो प्रारंभकर्ता थे वो कौन थे? सबको पता होगा, सबको पता होगा, लेकिन इससे ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इससे जो प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स वो क्या होगा कि हरिजन जो पत्र था महात्मा गांधी ने कहां से प्रकाशित किया और कब प्रकाशित किया था, इसी प्रश्न बनेगा। तो हरिजन जो समाचार पत्र था, हरिजन जो था ये 11 फरवरी 1933 ईस्वी को प्रकाशित किया गया था। अब मेन क्या है, कहां से प्रकाशित किया गया? तो उस समय गांधी जी महाराष्ट्र की एक महत्वपूर्ण जेल थी, वहां पर कैद कर लिए गए थे। तो वहां पर जब कैद कर लिए गए तो वहीं से इन्होंने हरिजन ये समाचार पत्र प्रकाशित किया था। और उस जेल का नाम क्या था? यरवदा जेल। ये कहां पड़ती है? महाराष्ट्र में पड़ती है, महाराष्ट्र की जेल थी। ठीक है, महाराष्ट्र। तो हरिजन
जो समाचार पत्र था गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था और 11 फरवरी 1933। इसके साथ ही पूछा जाए किस जेल से कहां से प्रकाशित किया, तो यरवदा जेल से प्रकाशित किया था। और भी यहाँ पर अगर बात करें तो इन्होंने हरिजन नाम से ही 2 और मुख्य समाचार पत्र प्रकाशित किए था। एक था हरिजन बंधु, और दूसरा था हरिजन सेवक। तो हरिजन बंधु जो था फ्रेंड्स, ये गुजराती भाषा में प्रकाशित किया गया था, गुजराती भाषा में, और ये जो था ये हिंदी भाषा में प्रकाशित किया गया था, हरिजन सेवक। तो ये 3 प्रमुख समाचार पत्र हैं किसके, गांधी जी के, और इनको आप लोगों को याद रखना है। जो हरिजन है ये 11 फरवरी 1933 को यरवदा जेल से प्रकाशित किया गया। हरिजन बंधु ये गुजराती भाषा में महात्मा गांधी के द्वारा ही प्रकाशित किया गया। हरिजन सेवक जो है ये हिंदी भाषा में था और इसको महात्मा गांधी के द्वारा ही प्रकाशित किया गया था। तो पहला हरिजन, दूसरे में बंधु जोड़ो, तीसरे में सेवक जोड़ दो, ठीक है। यानी जो कुछ भी है वो आपके सामने है। और भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। आगे कुछ ये जो प्रश्न नंबर 6 है ये है आपका रीजनिंग का। तो इस प्रकार से रीजनिंग के प्रश्न पूछे जा सकते हैं ACIU के एग्जाम में। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और मैक्सिमम लोगों को बहुत ही टफ लगेगा, क्योंकि मुझे भी इस देखते हुए बहुत टफ लगा, लेकिन जब थोड़ा सा दिमाग लगाया तो इजी हो गया। तो इसमें क्या किया गया है, इधर 14 है, 16 है, 18 है, 26 है, 32 है, 18 है, 10, 12 यहाँ पर पूछा गया है क्या पूछा जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो हम इसमें किस प्रकार से चेक करते हैं, ऐसे चेक करते हैं, ऐसे चेक करते हैं, ऐसे चेक करते हैं, फिर इस तरीके से इसमें चेक करते हैं। तो इसमें देखिए इसमें हो क्या रहा, देखिए मैं समय बर्बाद ना करते हुए, क्योंकि मुझे आपको लोगों को बताना ही है, समय बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट इसका आंसर बताऊंगा। तो 14 और 26 को यहाँ पर ऐड किया गया है। 14 + 26 कितना होता है, 6 × 4 = 10, 40, और इसको 4 से डिवाइड किया गया है तो 10 आ जा रहा है, यहाँ पे आ गया 10। तो आगे अगर बात करें यहाँ पर 16 और 32 को ऐड करके देखते हैं। 16 + 32 तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 8 और 3 × 1 = 4। इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 आ गया। वैसे ही 18 और 18 को जब हम ऐड करेंगे, 18 + 18 करेंगे तो आ जाएगा 36। इसको 4 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा हमारा 9। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे बात करिए, देखिए डाइस का प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा बैंकिंग, SSC, रेलवे, इसके साथ ही DRDO जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन समय पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या किया जा रहा है फ्रेंड्स, इसमें जो 4 है, 6 है, 5 है, इसमें 1, 6, 3 है। जब भी आपको 2 डाइस दिए हुए हैं तो उनमें सबसे पहले आपको चेक कर लेना है क्या दोनों डिवाइस में कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसा अंक है जो कॉमन हो। तो इसमें देखते हैं 4 इसमें है, 4 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 6 इसमें है लेकिन इसमें भी है। तो 6 जो हमारा कॉमन है, 6 अगर कॉमन है तो 6 पहले डाइस, हम पहला वाला डाइस लेंगे, 6 लिया और इसको क्लॉकवाइज हम घुमा देते हैं, 6, 4, 5, 6, 4, 5 हमने लिख लिया। उसके बाद में सेकंड डाइस हमने लिया तो यहाँ पर 6 है, 6 के नीचे 6 रखेंगे, फिर क्लॉकवाइज लिख देंगे हम, तो 1 और 3। तो इसमें पूछा क्या गया है फ्रेंड्स कि 3 के विपरीत संख्या है। 3 के विपरीत संख्या कौन सी होगी, तो यहाँ पर 6 का विपरीत अभी हमें नहीं पता, 4 का विपरीत हमें पता चल गया 1 होगा, 5 का विपरीत हमें पता चल गया 3, या फिर 3 का विपरीत, 3 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 4, या फिर 6 का अपोजिट बचा क्या 2, तो 6 का अपोजिट हो जाएगा 2। उम्मीद करता हूं आपको, यानी कि इसमें ऑप्शन ही ये दे रखे 3 का अपोजिट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हुआ होगा, और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियोज हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जाते रहते हैं और बहुत मेहनत से वीडियो बनते हैं। थोड़ा सा लाइक कर दिया करो यार, और सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे कि मैं भी मोटिवेट होऊंगा और आप लोगों के लिए बेहतर वीडियोज ला सकूंगा। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।